हेलो नमस्कार सभी को। तो देखो आज के लेक्चर में हम क्या करते हैं, वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और अपना जो वर्क वाला पार्ट चल रहा था उससे रिलेटेड अपन क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उसके बाद में अपन स्प्रिंग का वर्क डन है, टेंशन का वर्क डन है, ये किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उनके बारे में हमें बात करेंगे। तो चलो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस काम कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि जब मल्टीपल फोर्सेस काम करे तो एक फोर्सेस का दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ये आने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू उतना का उतना ही रहेगी। तो ये मल्टीपल फोर्सेस काम कर रहे हैं और ये ब्लॉक है, ये पॉइंट ए से डिस्प्लेस हो जाता है और कहां पहुंच जाता है, पॉइंट बी पे पहुंच जाता है। अब हमें क्या करना है, यहां पे वर्क डन कैलकुलेट करना है इन सारे फोर्सेज का। तो देखो सबसे पहला फोर्स क्या है, सबसे पहला फोर्स है फाइंड वर्क डन ऑन द ब्लॉक फ्रॉम ए टू बी। ए से बी के लिए आपको वर्क डन बताना है। सबसे पहला है बाई 50 न्यूटन। चलो देखो 50 न्यूटन का फोर्स देखो, 50 न्यूटन का फोर्स ये है, ये बताओ फोर्स लग रहा है आपका इस तरफ और आपका ब्लॉक इधर गया है। तो हम क्या करते हैं कि जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट है, ब्लॉक जिस तरफ चला है, एक काम करते हैं उसका कंपोनेंट ले लेते हैं इधर। तो इसका इस तरफ वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 50 cos 37, और यही क्या कर रहा है, इसको आगे ले जा रहा है। तो हम कहेंगे कि जो अपना पहला पार्ट है इसका हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो हमने कहा फोर्स का इधर वाला कंपोनेंट ले लिया, तो ये बना आपका 50 cos 37 मल्टीप्लाई बाय, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है कितना है 10, इससे क्या कर दिया मल्टीप्लाई। या हम क्या कहते थे कि ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन FD cos थीटा, वो लगा सकते हो, एक ही बात है। तो हमने कहा यहां से देखो इसको सोल्व करोगे तो W1 आपके पास 50 इंटू cos 37 हो गया 4/5 मल्टीप्लाई बाय 10। तो देखो 5 से 5 कैंसिल आउट, ये 40 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा 400। तो इसका वर्क डन आ जाएगा आपके पास 400 जूल आ जाएगा। इसके बाद देखो सेकंड वाला जो फोर्स है, सेकंड वाला जो फोर्स है ये है आपका 30 न्यूटन। चलो 30 न्यूटन को देखोगे तो 30 न्यूटन ये है, ये बताओ आपका फोर्स है ये इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है। तो या तो क्या कहोगे, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कितना 10, फोर्स इस तरफ, तो एंगल कितना हो गया आपका ये 90 प्लस 30 यानी 120 डिग्री, कितना हो गया 120 डिग्री। या फिर क्या करो, इस फोर्स का कंपोनेंट इस साइड आएगा और इस साइड आएगा, तो हम कहेंगे इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट है, ठीक है, ये आपका बन जाएगा 30, इस तरफ आएगा cos 30 और इस तरफ आएगा sin 30। तो इसका ये वाला कंपोनेंट इस तरफ है, तो फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो तो साथ में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। और ऊपर वाला वर्टिकल वाला कंपोनेंट है, उस डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो उसका कोई वर्क नहीं आएगा। तो या तो मैं क्या कहूंगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास क्या तरीका है कि या तो आप क्या करो, या तो आप यहां से अगर W2 हमें कैलकुलेट करना है तो हम कहेंगे फोर्स आपका कितना है 30 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 इंटू एंगल कितना बना cos 120 कर देंगे। या फिर हम क्या बोलेंगे, इसको ऐसे कर दो, थोड़ा और इजी वे में रिलेट करना हो तो हम कहेंगे फोर्स का ये वाला कंपोनेंट लिखो, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, माइनस लगा के दोनों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने कहा ये वाला तरीका मेरे लिए आसान पड़ता है। बताओ 30 का इधर वाला कंपोनेंट 30 sin 30 हो गया ये, तो मैंने कहा 30 इंटू साइन 30 इंटू साइन 30 और साथ में डिस्प्लेसमेंट कितना है ये 10 है, तो 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास W2 ये कितना आ गया है sin 30 1/2 तो ये माइनस का 15 इंटू 10 ये कितना हो जाएगा माइनस का 150 जूल हो जाएगा। उसके बाद में देखो, इसके बाद में क्या बोलेंगे हम कि ये हो गया। उसके बाद थर्ड पार्ट देखो क्या है, थर्ड बोला है बाई 10 न्यूटन, बाई 10 न्यूटन। तो चलो 10 न्यूटन को देखो,
फोर्स 10 न्यूटन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो हमने कहा माइनस लगाओ और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने कहा W3 है, ये तो सीधा ही हो गया माइनस ऑफ 10 फोर्स, डिस्प्लेसमेंट भी 10, तो ये आपके पास W3 आ गया माइनस 100 जूल। इसके बाद देखो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ में क्या बोला है, फोर्थ में इन्होंने बोला भाई नॉर्मल रिएक्शन। अब ये बताओ नॉर्मल किधर लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा ब्लॉक पे ऊपर, ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर, क्या कहेंगे, ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है इससे ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट हुआ इस तरफ। ये बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना, 90, एंगल कितना 90, तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, तो हम कहेंगे यहां से कि वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से देखो फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं, फोर्थ अपना हो गया, फिफ्थ क्या है भाई, ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब mg, तो बताओ ब्लॉक पे mg किधर लग रहा है, नीचे। सेम इसी तरीके से देखो mg लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे, डिस्प्लेसमेंट डी आगे की तरफ है। तो मुझे बताओ वापस क्या सिचुएशन बनी है कि जिस फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं mg का, तो बताओ ग्रेविटी लग रही है, mg लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट आगे, एंगल वापस कितना बना, 90 डिग्री, और एंगल 90 डिग्री बना है, तो हम कहते हैं जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 है तो उस फोर्स का वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे के सारे कांस्टेंट फोर्सेस थे, और हम इस तरीके से इन सबका क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या बढ़िया क्वेश्चन है, जो हमें क्या करता है, अच्छे क्वेश्चन को सोल्व करने का एक आइडिया देता है। देखो ये एक ब्लॉक है, ये सेमी सर्कुलर सरफेस है, देखो ये क्या है, सेमी सर्कुलर सरफेस है, और इसकी रेडियस तुम्हें कितना दे रखी है, r दे रखी है। इसकी रेडियस है वो आपको दे रखी कितना है, r है। आपका ये जो एक ब्लॉक है, छोटा ब्लॉक है जिसका मास m है, ये यहां बॉटम पे है, ये यहां का है बॉटम पे है, और ये फाइनली बॉटम से कहां जाता है, यहां b पे जाता है। पॉइंट a से इसका पाथ क्या है, ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक डिस्प्लेस होता है a से b तक, ब्लॉक है ये डिस्प्लेस कहां से कहां तक होता है, a से b तक, और इस पे 4 फोर्सेस काम कर रहे हैं, F1, F2, F3 और F4, ये 4 फोर्सेस काम कर रहे हैं। चारों जो फोर्सेज है ये देखो ऐसे दे रखा है F1 के बारे में कि F1 इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, यानी ब्लॉक कैसे भी रहे ये F1 हमेशा इसी डायरेक्शन में रहेगा, F1 है हमेशा हॉरिजॉन्टली रहेगा। F2 हमेशा वर्टिकल है, यानी F2 हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की ओर ही काम कर रहा होगा। और तीसरा जो F3 है इसकी डायरेक्शन ब्लॉक कहीं पे भी रहे ये अपनी डायरेक्शन को हमेशा एडजस्ट रहेगा A से B को कनेक्ट करने वाली लाइन के लोग, ब्लॉक किसी भी जगह रहे इसकी डायरेक्शन फिक्स है। कौन सी डायरेक्शन है, A से B की ओर। और जो फोर्थ F4 है ये हमेशा टेंजेंशियल है। टेंजेंशियल का मतलब अगर ब्लॉक इधर चल रहा है तो इधर हो जाएगा, ठीक है, इधर चल रहा है तो इधर हो जाएगा, इधर चल रहा है तो इधर हो जाएगा, यानी हमेशा ब्लॉक के चलने के अलोंग है। तो ये 4 फोर्सेस दे रखे हैं, इन चारों फोर्सेस का वर्क डन बताना है कि अगर ब्लॉक A से डिस्प्लेस होके कहां चला जाता है, B पे चला जाता है। तो देखो सबसे पहला जो पार्ट है इसकी अगर हम बात करें तो हम कहेंगे जो फर्स्ट पार्ट है अपना ये सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने कहा F1 इज हॉरिजॉन्टल, मतलब ये फोर्स हमेशा इसी डायरेक्शन में है। तो मैं कहता हूं मेरे पास कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क डन के 3 तरीके हैं, FD cos थीटा, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के अलोंग कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, या डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स और फिर उन दोनों को क्या कर दूं, मल्टीप्लाई। मेरे लिए जो आसान पड़ता है मैं वो अप्रोच रख सकता हूं। तो बताओ फोर्स F1 लग रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स F1 इस डायरेक्शन में लग रहा है, चलो ठीक है। तो बताओ ब्लॉक A से B गया तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ,
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लॉक का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर आप ये देखोगे तो हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लॉक पहले यहां था, फिर यहां आया, मतलब यहां से यहां तक, यानी कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, रेडियस आर के बराबर। यानी कि यहां से क्या मिला कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है अलोंग द फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आया है, रेडियस आर के बराबर आया है। और जैसे ही ये मिला, हमने कहा इन दोनों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ W1 हो गया आपका F1 इंटू आर। क्या हो गया, F1 इंटू आर। ये हमारे पास वर्क डन किसका आ गया, F1 का आ गया। चलो उसके बाद बात करते हैं F2 की। ठीक है, F2 क्या है, हर टाइम वर्टिकल डायरेक्शन में यानी ऊपर की ओर है। यानी F2 की डायरेक्शन हर टाइम ऊपर की ओर है, और हर टाइम ऊपर की ओर है। तो ये बताओ आपका F2 है ये ऊपर की ओर। ये बताओ वर्टिकल डायरेक्शन में ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, अगर ये मिल जाए हमें, क्योंकि F2 की डायरेक्शन तो हर टाइम फिक्स है। तो बताओ ब्लॉक यहां से यहां गया तो वर्टिकली कितना गया, वर्टिकल इस फोर्स के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट आया। तो मैं कहूंगा कि यहां से यहां तक वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट आया, इस रेडियस के बराबर। तो यानी कि यहां भी डिस्प्लेसमेंट जो बना है इसके अलोंग है वो क्या आया है, रेडियस के बराबर, और दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो W2 बन गया आपका क्या, ये बन गया F2 इंटू आर। यानी ये अपने पास F2 का वर्क डन आ गया। इसके बाद देखो थर्ड बात करते हैं। तीसरा जो है इन्होंने बोला है F3 ऑलवेज फ्रॉम A टू B। ये बताओ फोर्स की डायरेक्शन फिक्स है A से B, ये आपका A है और ये आपका B है, हमेशा फोर्स इसी डायरेक्शन में ये लग रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं, देखो ब्लॉक ऐसे ऐसे करके जा रहा है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, मुझे इस बात से मतलब है कि इस फोर्स के अलोंग अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाए तो मैं उन दोनों को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बताओ यहां से यहां गया तो इस AB के अलोंग डिस्प्लेसमेंट, क्या मैं ये AB बता सकता हूं। तो मैं कहूंगा ये AB कैलकुलेट करूंगा तो ये तो सिंपल सा है कि यहां पर देखो ये आपका क्या बना है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये है आपका R और ये भी आपका क्या है, R है। तो बताओ AB आपका बना है, यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये बना आपका √2 इंटू R बना, और √2 इंटू R बना। इसका मतलब इस फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना बना, √2 इंटू R। तो W3 आपके पास यहां से आसानी से क्या आ गया कि फोर्स आपका F3 इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका √2 इंटू R बन गया। उसके बाद देखो लास्ट पार्ट, F4 हमेशा टेंजेंशियल है। अब मुझे बताओ ये जो आपका टेंजेंशियल फोर्स है ये हर टाइम ऐसे है, ब्लॉक जिस तरफ जाता है उसी तरफ ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। तो जो टेंजेंशियल फोर्स है तो इसका मतलब या तो हर टाइम ही एंगल कितना होगा, जीरो, हर टाइम ही एंगल कितना होगा, जीरो। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी टेंजेंशियल फोर्स होते हैं, टेंजेंशियल फोर्स होते हैं, तो टेंजेंशियल फोर्सेज के केस में आपका एंगल थीटा या तो 0 डिग्री होता है या फिर थीटा आपका क्या होता है, 180 डिग्री होता है, कि फोर्स उस तरफ लगे या ऐसे कहें कि फोर्स चलने के जस्ट अपोजिट लगे। यहां पर आपको क्या दे रखा है, यहां पर आपको दे रखा है क्या कि ये इसके अलोंग ही लग रहा है टेंजेंशियली, तो यहां थीटा कितना होगा, 0। तो टेंजेंशियल फोर्स में ये बताओ, क्या मैं ऐसे कहूं कि फोर्स की डायरेक्शन लगातार बदल रही है, तो इसका मतलब फोर्स तो कांस्टेंट तो नहीं है, लेकिन मैं F.dx1, F.dx2, F.dx3 छोटे छोटे एलिमेंट्स का वर्क डन लिखूं और हर टाइम एंगल कितना है, 0। तो बताओ dx1, dx2, dx3, dx4 में सबको ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ पाथ मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, लेंथ ऑफ
पाथ। मैं डायरेक्ट यहां पे वर्क डन कैलकुलेट नहीं कर सकता, लेकिन मैं यहां पे डायरेक्ट वर्क डन कैलकुलेट नहीं कर सकता क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, यानी फोर्स वेरिएबल आ गया डायरेक्शन वाइज। तो मैं छोटे छोटे एलिमेंट्स के लिए मैंने किया कि एफ डॉट dx1 एफ डॉट dx2 एफ डॉट dx3 सबका मैंने वर्क कैलकुलेट किया और ऐड करूंगा तो मैं बोलूंगा एफ कॉमन आ गया, dx1 प्लस dx2 प्लस dx3, मेरे सबको ऐड करने पर पूरे पाथ की लेंथ आ गई। तो जब भी टेंजेंशियल फोर्स का वर्क डन लिखना है W टेंजेंशियल, तो आप क्या लिखोगे, टेंजेंशियल फोर्स इनटू लेंथ ऑफ पाथ, इनटू लेंथ ऑफ पाथ। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना है यहां से, जो आगे आपको फ्रिक्शन में भी काम आएगा। ठीक है, कि जो टेंजेंशियल फोर्सेज होते हैं उनका जब भी वर्क डन लिखना है तो आपको क्या लिखना है, टेंजेंशियल फोर्स को मल्टीप्लाई कर दो लेंथ ऑफ पाथ से। तो अब यहां थीटा 0 है, या तो थीटा 0 होगा या थीटा 90 होगा, यहां थीटा 0 है तो हमने कहा टेंजेंशियल फोर्स कितना, W4 लिखूं अगर मैं, तो मैं कहूंगा यहां से टेंजेंशियल फोर्स कितना है, F4, कितना है, F4। तो मैं F4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, पाथ की लेंथ देखो यहां से यहां तक गया तो इस आधे सर्कल का भी आधा है, यानी पाई आर बाई 2 का भी हाफ है, तो ये हो जाएगा आपके पास पाई आर बाई 2। तो ये क्या बन जाएगा, इसका वर्क डन बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन से हमें अच्छा खासा आइडिया मिलता है कि हम कांस्टेंट फोर्स की जो क्वेश्चन है उसको कैसे डील कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो अगले क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है, इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि इफ तो देखो क्या बोला है, इन्होंने बोला है इफ ए मैन स्टार्ट पुलिंग द स्ट्रिंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो यूनिट देखोगे तो आपको क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, यानी ये क्या करता है, इस स्ट्रिंग को खींचता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से खींच रहा है। अब स्ट्रिंग को नीचे खींचेगा तो ब्लॉक उतने ही एक्सेलरेशन से कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। फिर इन्होंने बोला कि फाइंड द वर्क डन बाय टेंशन ऑन द ब्लॉक इन फर्स्ट 2 सेकेंड। टेंशन फोर्स का वर्क डन बताना है ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक पे टेंशन का। चलो ब्लॉक पे पहले टेंशन फोर्स दिखा देते हैं, तो हम कहेंगे ब्लॉक पे टेंशन फोर्स किस तरफ लग रहा होगा, ऊपर की ओर। तो ये बताओ 2 सेकंड में बोला है तो 2 सेकंड में ब्लॉक कहीं ऊपर चला गया होगा, तो मुझे क्या करना है, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है कि 2 सेकंड के अंदर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आया है। और इस पे देखो टेंशन ऊपर लग रहा है, ठीक है, एक्सेलरेट ये ऊपर हो रहा है, तो इसका मतलब मैं वर्क डन लिख सकता हूं अगर मेरे पास टेंशन आ जाए और डिस्प्लेसमेंट आ जाए। तो मैंने कहा टेंशन कैलकुलेट करूं तो टेंशन तो मेरा इजीली यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे, किसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तो मैं बोलूंगा नीचे लग रहा है mg यानी 50, ऊपर टेंशन, ऊपर की ओर एक्सेलरेशन मेरे पास दे ही रखा है, तो मैंने कहा एक्सेलरेट ऊपर हो रहा है तो इक्वेशन लिखूंगा एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, तो वहां पर टी ज्यादा बना तो मैं कहूंगा यहां से इक्वेशन बनेगी टी माइनस 50 इज इक्वल टू इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन। तो ये आपके पास 50 प्लस 10 यानी कि टेंशन कितना आ गया है, 60 न्यूटन। टेंशन कितना आ गया है, 60 न्यूटन। ये टेंशन की वैल्यू आ गई। अब बताओ टेंशन की वैल्यू आ गई, डिस्प्लेसमेंट भी तो चाहिए। अब यहां पर मैन स्टार्ट पुलिंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को खींचना स्टार्ट करता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसने कितना दी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है तुम्हारे पास 0। अब बताओ अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो क्या 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट नहीं कैलकुलेट कर सकते? तो हमने कहा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या लगा देंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे यहां से तो आप लगाओगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमने कहा यहां से डिस्प्लेसमेंट डी हो गया u0 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन 2 है, कितने टाइम में, 2 सेकेंड में। तो हमने कहा 2 का स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया कितना, 2 का स्क्वायर ये 4 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब बताओ
टेंशन मेरे पास है, डिस्प्लेसमेंट मेरे पास है। तो इस पॉइंट पे टेंशन लग रहा था ऊपर, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट भी किधर हुआ, ऊपर की ओर। तो मैंने कहा वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक, तो मैंने कहा टेंशन को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि एंगल तो 0 है। तो यहां से वर्क डन बाय टेंशन क्या आ गया आपका, टेंशन 60 मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कितना 4, तो वर्क डन बाय टेंशन बना 240 न्यूटन। कितना बना है, 240 न्यूटन बना है। तो इस तरीके से हमने कहा कि हमने इस ब्लॉक पे टेंशन फोर्स ने जितना वर्क किया वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप चाहो तो देखो, आप कोशिश करो कि अगर मान लो इसी क्वेश्चन को पूछा जाता कि बताओ इस ब्लॉक पे ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, क्योंकि mg भी तो लग रहा है, mg भी तो लग रहा है। तो अगर मान लो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता तो हम कहते हैं mg नीचे कितना लग रहा है 50, 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हुआ। तो यहां mg का वर्क डन, मान लो ग्रेविटी का वर्क डन भी पूछ लिया जाता तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव, फोर्स आपका mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट आपका 4 ऊपर। तो बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना बनता है, ये माइनस का 200 जूल। यहां पे देखो ये यूनिट है, ये किसका आएगा, जूल का। तो हम कहते हैं यहां पे वर्क डन बाय ग्रेविटी बन जाता माइनस का 200 जूल बन जाएगा। इसी तरीके से देखो आगे वाला जो क्वेश्चन है, आगे वाले क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, पढ़ते हैं। देखो आगे वाले क्वेश्चन में बोला इन्होंने कि इफ सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, सिस्टम को हमने क्या किया, रेस्ट से रिलीज किया। Find work done by tension on 8 kg and 2 kg block in first 2 second। इसने बोला है कि find work done by tension on 8 kg and 2 kg block in 2 second, यानी कि इस और इस ब्लॉक के ऊपर कितना वर्क डन हुआ है टेंशन का। चलो ठीक है, कैलकुलेट करें। तो हमें पता, देखो अगर मैं ऐसे कहूं कि मुझे क्या चाहिए, एक तो क्या चाहिए, मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है, और एक टेंशन फोर्स चाहिए। पहली बात तो ये 8 kg वाला जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन किधर आएगा, नीचे। 2 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन किधर आएगा, ऊपर की ओर। और ये जितना नीचे जाएगा वो उतना ऊपर जाएगा, यानी इस पॉइंट का जितना डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा, कितने टाइम में बोला है, 2 सेकेंड में। इस ब्लॉक का जितना नीचे डिस्प्लेसमेंट होगा, इसी तरीके से इस ब्लॉक का 2 सेकेंड में उतना ही ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो देखो यहां पे टेंशन T, जितना टेंशन यहां है उतना ही टेंशन है यहां है। तो यहां पे देखो, यहां टेंशन का वर्क डन पॉजिटिव बनेगा, यहां टेंशन का वर्क डन नेगेटिव बनेगा। दोनों एक वैल्यू बराबर होगी लेकिन साइन अपोजिट है। तो हमने कहा अपने को टेंशन मिल जाए, डिस्प्लेसमेंट मिल जाए, अपना काम हो जाएगा। अरे बोलो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। और मुझे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा तो मैं क्या कहूंगा, इस पे देखो नीचे लग रहा है mg कितना 80, इस पे नीचे लग रहा है mg कितना 20। तो मैं एक्सेलरेशन अगर लिखूं तो मैं एक्सेलरेशन लिखूंगा नेट खींचने वाला 80 है और रोकने वाला इधर कितना है 20। तो खींचने वाला माइनस रोकने वाला अपॉन टोटल मास कितना हो गया 8 + 2। तो बताओ एक्सेलरेशन आपके पास कितना आ गया 60 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि एक्सेलरेशन आ गया है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। तो एक्सेलरेशन आ गया, इनिशियल में रेस्ट में थे क्योंकि सिस्टम को रिलीज किया है। तो क्या डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं किसी एक ब्लॉक का 2 सेकंड में, तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे तो s = u0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसलिए क्या लगा रहे हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो s = ut + ½ a कितना है अपना 6 × t कितना है आपका 2 का स्क्वायर। तो बताओ 2 से 2 ये हो गया आपका कैंसिल आउट। तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया है d = कितना 12 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट बना। चलो टेंशन और कैलकुलेट कर लेते हैं। टेंशन चलो इसी इक्वेशन से कैलकुलेट कर लेते हैं, या तो इक्वेशन से कैलकुलेट कर लो, या अगर अकेला टेंशन कैलकुलेट करना होता तब तो अपन वो शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड लगा सकते थे। लेकिन यहां पर तो क्या है, सीधा सा अपने को यहां तो क्या करना है, अपने को टी कैलकुलेट करना है एक के साथ में, डिस्प्लेसमेंट के साथ में। तो चलो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन ये वाले किस ब्लॉक के लिए इक्वेशन बना देते हैं। ये ब्लॉक कहां जा रहा है, ऊपर,
ऊपर टेंशन, नीचे 20। बताओ क्या इक्वेशन लिखोगे? इक्वेशन लिखोगे यहां से T-20 इज इक्वल टू उसका मास कितना है 2 इंटू उसका एक्सेलरेशन कितना आया है 6 आया है। तुमने कहा यहां से देखो टेंशन आपके पास बना ये 32 न्यूटन, ये आपका टेंशन आ गया। ये टेंशन आ गया तो देखो जो ब्लॉक 2 kg वाला है, 2 kg वाले ब्लॉक पर वर्क डन बाय टेंशन, चलो इसको नाम दे देता हूं मैं फर्स्ट, इसको ब्लॉक फर्स्ट, इसको ब्लॉक सेकेंड। तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन फर्स्ट, अब देखो टेंशन भी ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, दोनों ही ऊपर है, तो मैं कहूंगा यहां पे आपका एंगल 0 हो गया, तो फोर्स कितना 32, डिस्प्लेसमेंट कितना आपका 12, इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने कहा यहां से वर्क डन बाय टेंशन ऑन फर्स्ट ब्लॉक, ये आपका कितना बन गया है 4 और ये 384 जूल हो जाएगा। यहां से ये कितना हो जाएगा आपका 384। उसके बाद देखो हम क्या कहेंगे, इसी तरीके से इस पे देखें, तो इस पे देखेंगे तुमने कहा टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक 2 तुम लिखेंगे या माइनस फोर्स कितना लग रहा है आपका टेंशन 32, डिस्प्लेसमेंट भी इसका कितना है 12, वही दोनों का वर्क डन तो क्या बनना है सेम ही बनना है, वर्क डन तो क्या बनना है सेम ही बनना है, लेकिन इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, एक पे क्या आएगा पॉजिटिव और दूसरे पे क्या आएगा नेगेटिव आएगा। तो इस तरीके से हम टेंशन का जो वर्क डन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ये रहा। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आपको यहां पे कि इन्होंने बोला फाइंड वर्क डन बाय फोर्स F इन 10 सेकेंड। देखो ये फोर्स लग रहा है F 100 न्यूटन, ये F फोर्स है 100 न्यूटन, इसके द्वारा वर्क डन बताना एक तो 10 सेकेंड में। दूसरा क्या बोला इन्होंने फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन इन 4 सेकेंड गिवन ब्लॉक्स स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है रेस्ट से। अब सबसे पहले तो ये देखो 10 सेकेंड के अंदर 4 सेकेंड के अंदर इनके डिस्प्लेसमेंट चाहिए होंगे अपने को, तो चलो चेक करते हैं कि ये फोर्स लगेगा तो यहां पे क्या सिचुएशन बनेगी, फ्रिक्शन है तो पहले चेक करते हैं चलेगा भैया नहीं चलेगा। तो बताओ 100 का इधर वाला 100 cos 37 4/5, तो ये वाला हो जाएगा आपका 80 न्यूटन। इसी तरीके से sin 37 करूंगा मैं तो ये हो जाएगा आपका 60 न्यूटन। ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा यहां पे नॉर्मल, नीचे की ओर आपका क्या लग रहा होगा mg मतलब 100 न्यूटन ये लगेगा। अब ये 80 इसको खींचेगा तो पीछे क्या लगेगा फ्रिक्शन लगेगा, क्या लगेगा फ्रिक्शन लगेगा। अब देखो सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि चलेगा या नहीं चलेगा। चलो बताओ खींचने वाला कितना है यहां 80, तो हमें क्या चेक करना है लिमिटिंग फ्रिक्शन या म्यू है एक ही है तो लिमिटिंग काइनेटिक एक ही हो जाएगा। चलो चेक करते हैं। देखो तो हमने कहा यहां पे हमारे पास F लिमिटिंग है, ये आपका म्यू इंटू एन ये बनेगा। चलो देखो नॉर्मल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो देखो कोई मोशन नहीं होगा क्योंकि नीचे 100 ज्यादा है ऊपर 60 कम है, तो इसको लिफ्ट तो कर नहीं पाएगा। तो ब्लॉक का जो मोशन अगर होगा तो वो केवल कौन सी डायरेक्शन में होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा। तो अब मुझे बताओ कि मोशन केवल कौन सी डायरेक्शन में है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ठीक है वर्टिकल में नहीं है। तो वर्टिकल में नेट फोर्स कितना है 0, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ऊपर की ओर एक तो लग रहा है आपका नॉर्मल, एक लग रहा है क्या 60, इनकी वैल्यू नीचे वाला फोर्स कौन सा है 100 इसके बराबर आएगी, और इसके बराबर आएगी तो नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी ये 40 न्यूटन के। अब जैसे ही नॉर्मल हमें मिला हमने कहा यहां से लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारे पास आ गया है। म्यू देखो म्यू कितना आपका 0.5 इंटू नॉर्मल कितना है 40, तो बताओ F लिमिटिंग ये कितना है आपका
20 न्यूटन। यानी आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। किसकी आ गई है? लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। आपने देखा लिमिटिंग 20 है, लगा इस डायरेक्शन में 80 है, इसका मतलब ब्लॉक चल जाएगा। और चल जाएगा तो अब हमें क्या करना है? इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। चलो देखो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें तो एक्सेलरेशन बताओ। इस डायरेक्शन में 80 इसको खींच रहा है, अपोजिट में अब म्यू एस और म्यू के एक ही दे रखे हैं, तो हमने कहा म्यू के भी कितना होगा? यहां से आपका सेम है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी ये का यही हो जाएगा और ये का यही हो जाएगा। तो उधर लग रहा है 20 और इस तरफ लग रहा है आपका कितना? ये 80। तो मैं कहूंगा ए खींचने वाला कितना है आपका? 80, रोकने वाला 20 अपॉन टोटल मास। टोटल मास आपका कितना? यहां से देखो ये है आपका 10, तो यहां से आपको मिला 80 माइनस 20 60, 60 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि एक्सेलरेशन आपको मिल गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया। ये एक्सेलरेशन आया। अब हमने कहा सबसे पहला 100 न्यूटन एफ का, आपको एफ का 10 सेकेंड में वर्क डन बताना है। तो हमने कहा बताओ फोर्स इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आया? 80। इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा? अगर वो मिल जाएगा तो दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट है ये, अगर मैं सोल्व करूं, फर्स्ट पार्ट को अगर मैं सोल्व करूं तो मैं कहूंगा यहां से फर्स्ट पार्ट के अंदर अगर हम सोल्व करेंगे तो फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन क्या कहेंगे? देखो जो पहला पार्ट है डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर के अंदर बताओ यू आपका 0 है, हाफ ए कितना आ गया? 6 इंटू टी देखो कितना आपका टी है 10 सेकेंड, तो 10 का स्क्वायर। तो बताओ 2 को आपने कैंसिल आउट किया, ये कितना मिल गया? 3। 10 का स्क्वायर 100 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो एस तो आपका आ गया 300 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो हम कहेंगे डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू, इस डायरेक्शन में फोर्स कितना है इसका? 80, डिस्प्लेसमेंट 300, तो वर्क डन बाई एफ ये कितना बना है? ये बना है आपके पास 24,000 जूल हो जाएगा। तो इस फोर्स का वर्क डन इस साइड कितना आया है? ये आया है अपने पास 24,000 जूल। दूसरा देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब ये बताओ ग्रेविटी mg कहां लग रहा है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? आगे। तो एंगल हर टाइम कितना बनेगा? 90, और एंगल हर टाइम 90 बनेगा तो आप कहोगे इसका वर्क डन कितना मिलेगा आपको? 0। इसका वर्क डन कितना मिलेगा? 0। तो हम कहेंगे दूसरा वर्क डन बाय ग्रेविटी ये आपका कितना आना है? 0 आना है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। तीसरा इन्होंने बोला है वर्क डन बाय फ्रिक्शन 4 सेकेंड में। तो इस बार डिस्प्लेसमेंट आपको कितने टाइम का चाहिए? 4 सेकेंड का चाहिए। अब बताओ 4 सेकेंड का चाहिए तो मैं कहूंगा एस इज इक्वल टू यू 0 प्लस हाफ ए कितना है आपका? 6 इंटू टी कितना आपका? 4 का स्क्वायर। तो यहां से मैं कहूंगा डिस्प्लेसमेंट आपका बन गया है ये कैंसिल आउट करोगे यहां से तो ये 3 आ जाएगा। ये आपका 4 का स्क्वायर 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 मीटर आ गया। ये 48 मीटर हो गया। ठीक है, अब हमने कहा डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये भी आ गया, तो मुझे ये बताओ वर्क डन कितना आ जाएगा? तो मैं कहूंगा फ्रिक्शन का जो वर्क डन है, यहां काइनेटिक फ्रिक्शन काम कर रहा होगा और काइनेटिक फ्रिक्शन ब्लॉक चल इधर रहा है और काइनेटिक फ्रिक्शन लग पीछे रहा है और पीछे लग रहा है, तो मैं कहूंगा एंगल हर टाइम कितना? 180, तो साथ में तो क्या आ जाएगा? माइनस। अब मुझे बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन आया कितना अपना? 20, डिस्प्लेसमेंट कितना? 48, तो वर्क डन आपका आया है वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ये माइनस का 960 जूल। कितना आ जाएगा? माइनस का 960 जूल। तो देखो बहुत ही प्यारा सा सवाल था जिसको हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखो अगला क्वेश्चन है, ये देखो जेईई मेन का ही क्वेश्चन है, जेईई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक बार क्या दे रखा है देखो इसके अंदर, इसमें बोला हुआ है कि ए ब्लॉक ऑफ मास m, एक ब्लॉक का जिसका मास कितना है? m है,
इज केप्ट ऑन ए प्लेटफॉर्म विच स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ये ब्लॉक है, एक प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है और ये प्लेटफॉर्म है, ये रेस्ट इनिशियल में किस में था, रेस्ट में था, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन g/2 अपवर्ड, यानी g/2 से अपवर्ड, g/2 एक्सेलरेशन से अपवर्ड क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। एज शोन इन फिगर वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक इन टाइम t इज। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन पूछा है ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक पर t टाइम में। तो हमने कहा ब्लॉक पे नॉर्मल किधर लग रहा होगा, तो ब्लॉक पे तो नॉर्मल लगेगा ये ऊपर। कितना लगेगा बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा ब्लॉक पे नॉर्मल कितना होगा, बताया जा सकता है, कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क डन बाय नॉर्मल फॉर इन टी टाइम में, लेकिन टी टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तुमने कहा एक तो ये नॉर्मल फोर्स मिल जाए और ये ऊपर की ओर चल रहा है, तो टी टाइम में क्या मिल जाए, इसका डिस्प्लेसमेंट मिल जाए। तो अगर ये दोनों मिल गए, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो हम दोनों को डायरेक्ट क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। क्या जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। तो देखो यहां से क्या कहेंगे हम, पहले एक काम करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने कहा डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हम क्यों लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन आपको दिख रहा है, ये एक्सेलरेशन इन्होंने अपवर्ड डायरेक्शन में क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, इसलिए मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं क्या लगा देता हूं, इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा देता हूं। फिर देखो ये यहां पे इनिशियल वेलोसिटी है, ये कितना है 0, तो मैंने कहा यहां से s इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्सेलरेशन आपका कितना है g/2 इंटू टी का स्क्वायर। तो बताओ यहां से क्या मिला आपको, ये आपको मिला s इज इक्वल टू यहां से g/4 इंटू टी स्क्वायर, g/4 इंटू टी का स्क्वायर। ये हमें क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट मिला। क्या मिला, ये डिस्प्लेसमेंट मिला टी टाइम में ऊपर की ओर, टी टाइम में ऊपर की ओर क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट मिला। अब नॉर्मल की वैल्यू चाहिए, तो हमने कहा ब्लॉक का मैं एफबीडी बनाता हूं, ब्लॉक का एफबीडी बनाता हूं तो ब्लॉक पे नीचे ब्लॉक का मास देखो कितना दे रखा है m, तो मैंने कहा ब्लॉक पे मास है m, तो इस नीचे क्या लग रहा होगा, इस पे mg लग रहा होगा ब्लॉक पे, ठीक है। और ऊपर की ओर क्या लग रहा है आपके ब्लॉक पे, इस पे नॉर्मल लग रहा है और ये ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो रहा है a इज इक्वल टू g/2 से। अब बताओ नॉर्मल क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक्सेलरेशन ऊपर है तो ज्यादा कौन होगा, नॉर्मल। तो इक्वेशन लगाएंगे एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, और एफ नेट इज इक्वल टू एम ए इक्वेशन लगाएंगे तो बताओ क्या इक्वेशन बनेगी, एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए की जगह आपका आ गया g/2। तो मैं कहूंगा यहां से देखो एम जी इधर आएगा प्लस एम g/2, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, ये 3/2 mg कितना हो जाएगा, 3/2 mg। ये आपका नॉर्मल आ गया। अब बताओ नॉर्मल ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हम दोनों को वर्क डन के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बना है आपके पास वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू नॉर्मल मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। दोनों को देखो मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क डन बाय नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू कितना है 3/2 इंटू mg इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है g/4 इंटू टी का स्क्वायर। तो बताओ वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू, ये आपका बन गया यहां से 3/8 इंटू mg इंटू टी का स्क्वायर। ये बना आपका वर्क डन बाय नॉर्मल। तो देखोगे तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ये 3/8, यानी ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। या देखो ऐसे समझो
किस क्वेश्चन के अंदर मान लो आपको ऑप्शनल अप्रोच रखनी होती, तो देखो क्या सोचते आप, नॉर्मल ऊपर डिस्प्लेसमेंट ऊपर, नॉर्मल ऊपर डिस्प्लेसमेंट ऊपर, इसका मतलब वर्क डन आएगा तो पॉजिटिव चल रहा है, तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है, जीरो पॉसिबल नहीं है। तो कितने ऑप्शन बचे, या तो ये हो सकता है आंसर, या ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, यानी दो ही ऑप्शन बचे, दो को तो आप डायरेक्टली भी क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। इसके बाद देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो इस क्वेश्चन में देखो आपसे कहा है कि एक ब्लॉक है, ठीक है, ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लिनेशन एंगल कितना है, थीटा, और एक रफ सरफेस है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है, म्यू दे रखा है, लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इज गिवन इज इक्वल टू एस, ये आपको एस दे रखी है इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ, और साथ में देखो ये हाइट है, ये आपको दे रखी है मान लो h, ये हाइट है, ये आपको कितना दे रखी है, h दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले देखो पहला पूछा वर्क डन बाय नॉर्मल फ्रॉम ए टू बी, ये बताओ इस ब्लॉक पे नॉर्मल किधर लगेगा, नॉर्मल लगेगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरफ, ये नॉर्मल लगेगा, mg लग रहा होगा आपका नीचे, ठीक है, ब्लॉक नीचे आएगा, स्लाइड करेगा, ब्लॉक स्लाइड करता हुआ अगर आ रहा है तो इसका मतलब इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और किधर लग रहा है, पीछे, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है और पीछे लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ नॉर्मल है, नॉर्मल हर टाइम इधर है, ब्लॉक चल इधर रहा है, तो बताओ फोर्स है, ये इधर है, ये चल इधर रहा है, तो हर टाइम फोर्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, और फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो इसका मतलब नॉर्मल का यहां वर्क डन कितना आ जाएगा, जीरो, कितना आ जाएगा, जीरो। तो यहां से हम कह देंगे कि वर्क डन बाय नॉर्मल फ्रॉम ए टू बी, ये तो कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक अगर आया है तो ग्रेविटी का वर्क डन, मुझे बताओ mg कहां लग रहा है, नीचे, mg लग रहा है आपका नीचे, और ये ऐसे चल के यहां आया है, कितना चला है ये चला है s। तो मेरे पास दो तरीके हैं, क्या, या तो मैं क्या कहूं कि mg का इधर वाला कंपोनेंट लिखूं, और इधर वाला अगर कंपोनेंट आ गया तो फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, फोर्स का इस तरफ कंपोनेंट आ गया मेरा, और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस है। तो मैं एक तरीका तो ये लगा सकता हूं क्या, कि यहां पे वर्क डन बाय मुझे ग्रेविटी लिखना है, तो मैं लिखूंगा W ग्रेविटी इज इक्वल टू मेरे mg का इस तरफ वाला कंपोनेंट बनेगा mg साइन थीटा, और मैं इसको क्या कर दूं, s से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी। अगर मुझे h के रूप में लिखना होता, मान लो कि अगर मेरे पास h होता, तो मुझे h के रूप में अगर लिखना होता तो भी मैं सीधे लिख सकता था, कैसे, ये बताओ, mg लग रहा है नीचे, और mg के अलोंग डिस्प्लेसमेंट ये h ही तो है, ये h क्या है, mg के अलोंग डिस्प्लेसमेंट, h क्या है, mg के अलोंग डिस्प्लेसमेंट। तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं यहां पे कि जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट अपने पास है, तो दोनों को मैं क्या कर दूं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो इसको लिख सकता हूं mg इंटू h, ये भी लिख सकता हूं। अगर आप देखोगे तो ये दोनों एक्चुअल में बराबर ही है। अब मैं फोर्स का इधर कंपोनेंट लेके इधर वाले डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करूं, या फिर mg मेरा नीचे है और mg के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना है, h, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, आंसर मेरा क्या है, ये सेम। कैसे, देखो अगर आप ट्रायंगल्स को वेरीफाई करोगे तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, इस ट्रायंगल के अंदर देखो ये ट्रायंगल है, यहां से क्या लिख सकते हो आप, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h अपॉन s। तो बताओ h की जगह क्या लिख सकते हैं, s साइन थीटा, h की जगह s साइन थीटा रख दिया, वो का वही आ जाएगा। फिर तीसरा देखो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन, ऊपर चल नीचे रहा है, तो एंगल आपका हमेशा कितना है, 180, 180 मतलब माइनस, तो कहां पे, यहां पे आप क्या कहोगे, यहां पे आप कहोगे कि ये बन जाएगा आपका वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या लिखोगे, माइनस का म्यू इनटू एन, कितना बनता है यहां पे, इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल बनता है mg
cos थीटा। इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल कितना बनता है mg cos थीटा। तो म्यू इंटू एन ये फ्रिक्शन आ गया, इसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास किसका वर्क डन आ जाएगा, इस काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन आ जाएगा। इसके बाद देखो अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखो ये दे रखा है कि एक स्ट्रिंग से हमने क्या किया, बॉल को कनेक्ट किया, एक स्ट्रिंग से हमने बॉल को कनेक्ट किया, इसको रिलीज कर दिया। तो ये जो बॉल है ये इस तरीके से मूव करती है। तो जब ये यहां से यहां पहुंची है, यानी कि अगर मैं ऐसे कहूं कि ये क्या है, स्ट्रिंग है, यहां पे बॉटम पे बॉल कनेक्टेड है, रिलीज करने के बाद ये ऐसे नीचे आ रही है। तो जब ये यहां से बॉटम पे पहुंचती है तो वहां से वहां तक के लिए वर्क डन बाय ग्रेविटी बताना है और वर्क डन बाय टेंशन दूसरा और बताना आपको। यहां पे क्या, इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन लग रहा होगा तो एक बताना है आपको वर्क डन बाय टेंशन। ये दोनों कैलकुलेट करने हैं। चलो ये बताओ mg किधर लग रहा है, नीचे। mg किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है। mg नीचे लग रहा है तो मैंने कहा अगर mg नीचे लग रहा है तो आपका इनिशियल पॉइंट तो ये है और फाइनल ये है। तो mg के अलोंग ये कितना बोल रहा है, अगर मुझे ये मिल जाए, mg नीचे, इसके अलोंग ये बॉल नीचे कितना गई, अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं दोनों को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरा क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। तो मैंने कहा ये मुझे चाहिए कि कितना आया है। तो मैंने कहा इसके लिए हमने क्या किया, इसकी फाइनल सिचुएशन को और इनिशियल सिचुएशन को एक साथ ड्रॉ किया। जब ये बॉल यहां से यहां पहुंची है तो बताओ स्ट्रिंग तो यही है ना, देखो स्ट्रिंग तो ये का यही है, स्ट्रिंग ये का यही है। तो स्ट्रिंग की लेंथ में तो चेंज आया नहीं होगा। तो बताओ जितनी लेंथ ये यहां पे है उतनी ही लेंथ ये यहां पे है। तो मैंने कहा यहां से देखो अगर ये लेंथ यहां भी ये की यही है तो यहां से यहां तक टोटल लेंथ तो अभी भी ये कितना है आपकी L का L ही है। अब मैंने कहा यहां पे देखो ये पॉइंट है, देख है, इसको मैं अगर यहां से कनेक्ट करता हूं तो ये आपका L है। तो L का ये वाला जो कंपोनेंट है यहां से यहां तक, इस ट्रायंगल के अंदर L का ये वाला कंपोनेंट आपको क्या मिल जाएगा, L cos थीटा मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, L का इधर वाला कंपोनेंट L cos थीटा। लेकिन अपने को चाहिए क्या, ये वाला पार्ट, ये H चाहिए और ये H चाहिए। तो हमने कहा बताओ ये टोटल लेंथ कितना है यहां से यहां तक L, ऊपर वाला पार्ट कितना है L cos थीटा। तो क्या यहां से हमारे पास H आ गया क्या, तो हमने कहा यहां से H हमारे पास आ गया कि इस पूरी लेंथ में से इतनी लेंथ को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो। तो L में से L cos थीटा को क्या कर दो आप, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास H ही आ गया L इंटू 1 माइनस L इंटू 1 माइनस cos थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई है, H की वैल्यू आ गई है आपके पास में। ये आपके पास क्या बना, H बना। अब बताओ अगर मुझे ग्रेविटी का वर्क डन बताना है तो मैं कहूंगा वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू mg लग रहा मेरा नीचे, mg के अलोंग कितना आया, h आया। तो यहां से वर्क डन बाय ग्रेविटी ये बना है mg इंटू h की वैल्यू किसके बराबर है, l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये बना है वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू mgl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपके पास यहां से आ गया वर्क डन बाय ग्रेविटी। एक छोटा सा पॉइंट देखो यहां से आपको ध्यान रखना है क्या, कि देखो ये वाली सिचुएशन है, ये बहुत सारी जगह ऐसे गए, सर्कुलर वाला जो चैप्टर होगा आगे वाले में वहां तो बहुत ज्यादा यूज में आती है। तो जब स्ट्रिंग आपकी इस तरीके से नीचे आ जाए तो ये जो बॉल है ये कितना नीचे आती है, ये बॉल कितना नीचे आती है। अगर ये एंगल थीटा है तो देखो हालांकि कैलकुलेट कर सकते हो कि ये एल है, ये भी एल है, एल का इधर वाला कंपोनेंट एल cos थीटा। तो एल में से एल cos थीटा जाएगा तो एल इंटू 1 माइनस cos थीटा बन जाएगा। लेकिन फिर भी कोशिश करो कि ये आप क्या कर लो, याद ही कर लो, ताकि बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि इसको बार बार यूज में आता है जब आगे वाले चैप्टर की बात आती है। तो एच बन जाता है आपका एल इंटू 1 माइनस cos थीटा। इसी तरीके से देखो, अब देखो दूसरा जो पार्ट है, ये जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय टेंशन। क्या बताना है, वर्क डन बाय टेंशन। अब मुझे बताओ ये आपका यहां पे देखो, ऐसे समझो इसको,
कि ये जो पेंडुलम है या ये यहां से यहां पहुंचता है, तो यहां से यहां की जर्नी के लिए हर टाइम अगर मैं टेंशन को ड्रॉ करूं, हर जगह मैं टेंशन को ड्रॉ करता हूं, तो मेरी वेलोसिटी है टेंजेंशियल और टेंशन है मेरा इस सर्कल के सेंटर की ओर। तो मुझे बताओ टेंशन जो फोर्स है वो हर टाइम है रेडियस के लॉन्ग और वेलोसिटी है किधर, वेलोसिटी है टेंजेंशियल। तो जब फोर्स हर टाइम पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट दोनों एक दूसरे की क्या होती है, परपेंडिकुलर। जब फोर्स हर टाइम वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो उसका वर्क डन कितना आता है, 0। फोर्स अगर हर टाइम वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो तो उसका वर्क डन कितना आता है, 0। तो वर्क डन बाय टेंशन अगर हमें यहां से कोई पूछे तो हम कहेंगे वर्क डन बाय टेंशन कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इस क्वेश्चन में कहा है कि ए मैन इज मूविंग ऑन स्टेयर। एक मैन है वो स्टेयर पे मूव कर रहा है। हाइट ऑफ ईच स्टेयर इज h। हर स्टेयर की हाइट कितना है, h है। फाइंड वर्क डन बाय, पहला पूछा नॉर्मल फोर्स आफ्टर क्लाइंबिंग 4 स्टेयर। 4 स्टेयर चढ़ने के बाद में, 4 स्टेयर से चढ़ने के बाद में नॉर्मल का वर्क डन कितना आ जाएगा, एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी आफ्टर क्लाइंबिंग 4 स्टेयर्स। ठीक है, तो हमने कहा यहां पे देखो ये 4 स्टेयर्स ऊपर आ गया, एक स्टेयर यहां पे ये, और मान लो यहां पे इस तरीके से ये स्टेयर्स बनी हुई है। ये 4 स्टेयर आ जाता है यहां से यहां तक, इतना ऊपर आ जाता है। ठीक है, अब ये बताओ वर्क डन बाय नॉर्मल की बात करें तो ये बताओ, आपने देखा होगा कि आप सीढ़ी पे चढ़ते हो, तो आप सीढ़ी पे चढ़ते हो तो आप क्या करते हो, अपना ये जो पैर है, ठीक है, इसको इसके ऊपर रखते हो, पैर को इसके ऊपर रखते हो। जैसे ही पैर को ऊपर रखते हो आपके पैर पे क्या लगता है, नॉर्मल फोर्स। क्या लगता है, नॉर्मल फोर्स। तो हम कहते हैं यहां पे कि जैसे ये पैर है इसको हम यहां पे रखते हैं, इसके ऊपर लगता है नॉर्मल फोर्स। अब बताओ, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे गए, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे जाओगे तो उस पैर को उठा के यहां रखोगे। जैसे ही आपने पैर को उठाया नॉर्मल कितना हो गया, 0। जैसे ही आपने पैर को उठाया कांटेक्ट खत्म तो नॉर्मल है 0। तो जब आपका फोर्स लग रहा था नॉर्मल, तब आपका पैर सीढ़ी पे रेस्ट में था, तब डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा था। और जब पैर का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो नॉर्मल काम नहीं कर रहा। इसका मतलब आपका पैर यहां से यहां गया तो उस टाइम पे जब पैर सीढ़ी पे था नॉर्मल लग रहा था, तब डिस्प्लेसमेंट 0, और जब पैर का डिस्प्लेसमेंट हुआ तब नॉर्मल 0। इसका मतलब जब दोनों में से कोई भी एक 0 है तो वर्क डन कितना आएगा, 0 आएगा। दोबारा सुनो कि जब आप सीढ़ी में एक के ऊपर एक ऐसे पैर रखते हुए जा रहे हो तो पैर आपका सीढ़ी पे होता है, स्टेयर पे होता है तो नॉर्मल लगता है, लेकिन पैर स्टेयर के ऊपर रेस्ट में है तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा। तो इसका मतलब अभी नॉर्मल का वर्क डन कितना है, 0। हम कहेंगे जैसे उठा के पैर यहां रखेगा तो उठाते ही नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट आया लेकिन नॉर्मल नहीं है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब चाहे 4 पे जाए चाहे 10 पे जाए, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स कितना आएगा, 0। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है कि ग्रेविटी का वर्क डन। अब देखो ग्रेविटी mg किधर लग रहा है, नीचे। कितनी स्टेयर ऊपर चले गए आप, 4। तुमने कहा फोर्स वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये माइनस लगा देता हूं, फोर्स आपका ग्रेविटी का नीचे mg, और एक स्टेयर की हाइट कितना है, h, तो 4 की कितना हो जाएगी आपकी ये 4h। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ये हो जाएगा माइनस का 4 mg h हो जाएगा। तो ये बन गया आपका यहां से वर्क डन बाय ग्रेविटी। इसके बाद देखो अगली सिचुएशन की बात करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या दे रखा है कि ये आपका सिंपल पेंडुलम है, एक यानी कि एक रस्सी है, रस्सी से एक बॉल कनेक्टेड है। इस बॉल पे क्या कर रहे हैं कि एक फोर्स लगा रहे हैं हम F। क्या लगा रहे हैं कि फोर्स, और ये फोर्स कैसा है, हर टाइम हॉरिजॉन्टल है। हर टाइम ये फोर्स कैसा है,
हॉरिजॉन्टल मतलब इस डायरेक्शन की या इस फोर्स की जो डायरेक्शन है हर टाइम किस तरफ है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। चाहे कहीं भी आपकी बॉल है, इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा, फोर्स हमेशा ही क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो इन्होंने बोला कि वर्क डन इन पुलिंग द बॉब ऑफ मास m ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ l थ्रो एन एंगल थीटा टू वर्टिकल, यानी कि इसको यहां से आप यहां लाए कितने एंगल तक, थीटा तक। अब यहां से देखो इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछी जाती है कि एक तो ये बताओ इस फोर्स F का वर्क डन कितना आएगा, दूसरा यहां से ग्रेविटी का वर्क डन कितना आएगा। तो बताओ ग्रेविटी का वर्क डन तो आप सीधे कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे, ये बताओ। ये इसकी जो लेंथ है वो लेंथ कितना दे रखी है, L का इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा आपका, L का देखो थीटा से चला है हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये L का इधर वाला कंपोनेंट आपका L cos थीटा। तो ये अभी हमने कैलकुलेट किया था कि ये आपका जो B है, ये B आपका क्या बन जाता है, या जो H आपका क्या बन जाता है, ये आपका बन जाता है H इज इक्वल टू L इंटू 1 माइनस cos थीटा, ये बन जाता है। तो हमने कहा वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी बन जाएगा माइनस का mg इंटू कितना ऊपर गया, h ऊपर या b ऊपर, तो इस h से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आ जाएगा मेरा mg इंटू h की जगह मैंने रखा l इंटू 1 माइनस cos थीटा, ये तो बना मेरा वर्क डन बाय ग्रेविटी। दूसरा मुझे वर्क डन बाय f लिखना है, तो बताओ f की डायरेक्शन हर टाइम राइट साइड, तो इसी डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो मैंने कहा यहां पे इस डायरेक्शन में कितना हुआ, इनिशियल में ये और फाइनल ये, तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो ये है, तो ये चाहिए मुझे। तो मैंने कहा ये मेरा L है, ये L cos थीटा, ये कितना आ गया L sin थीटा। तो मैंने कहा ये वाली जो वैल्यू है ये ट्रायंगल से मुझे मिल रही है L sin थीटा, और L sin थीटा मिल रही है, तो क्या मैं यहां पे फोर्स F का वर्क डन नहीं बता सकता क्या, तो मैं कहूंगा यहां पे वर्क डन बाई F, तो F लग रहा है राइट साइड, और राइट साइड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है L साइन थीटा, तो वर्क डन बाय F बन गया ये एफ एल साइन थीटा, कितना बन गया, एफ एल साइन थीटा बन गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहां पे वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय ये कांस्टेंट फोर्स एफ है, इसका वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं, देखो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, यानी स्प्रिंग फोर्स के वर्क डन के बारे में। तो एक बार देखो थोड़ा सा वापस स्प्रिंग को रिकॉल कर लेते हैं। स्प्रिंग है, उसके अंदर होता क्या है कि स्प्रिंग हमेशा अपनी नेचुरल सिचुएशन में रहने की कोशिश करती है। अगर उससे आप लेंथ को बढ़ाते हो तो भी उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स आ जाता है, उसकी लेंथ को कम करते हो तो भी क्या आ जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स आ जाता है। यानी स्प्रिंग फोर्स इस तरीके से लगता है कि वो हमेशा स्प्रिंग को अपनी नेचुरल टेंडेंसी या नेचुरल लेंथ में ले जाने की कोशिश करता है। और इस स्प्रिंग फोर्स की जो वैल्यू होती है, इस स्प्रिंग फोर्स की जो वैल्यू होती है, ये अपने पास होती है एफ स्प्रिंग, वैल्यू वाइज लिखते हैं इसको क्या, kx, और साथ में टेंडेंसी के हिसाब से इसके साथ माइनस लगा देते हैं। तो हमने कहा वैल्यू होती है kx। अब kx है, k स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है, और अक्स क्या है, यहां से अक्स होता है आपका उसकी नेचुरल पोजीशन से कहां पे स्प्रिंग है, वो डिस्टेंस। तो हमने कहा यहां पे देखो ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग की क्या है, नेचुरल पोजीशन, ये स्प्रिंग की यहां पे क्या है, नेचुरल पोजीशन है। तो इस नेचुरल पोजीशन को मान लेते हैं x इक्वल टू 0। क्या मान लेते हैं, x इक्वल टू 0। अब ये जो स्प्रिंग है, मैं कह रहा हूं इस स्प्रिंग में किसी टाइम इलोंगेशन x है, क्या है, x है, और हमने इसके इलोंगेशन को x से dx बढ़ाया, हमने कहा इस तरफ बढ़ाया। तो मैंने कहा कि ये बताओ स्प्रिंग फोर्स किधर लगा रही होगी, तो मैं कहूंगा कि देखो स्प्रिंग नेचुरल में जाना चाह रही है, तो स्प्रिंग का जो फोर्स है वो तो लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, और आपने इधर डिस्प्लेसमेंट, इसको इधर डिस्प्लेस किया कितने से, dx से, कितने से डिस्प्लेस किया, dx से डिस्प्लेस किया। तो मैं कहूंगा स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन कितना आएगा, तो मैं बोलूंगा स्प्रिंग फोर्स उधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क डन लिखेंगे, स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क डन लिखेंगे, अब फोर्स ध्यान रखना वेरिएबल है, वेरिएबल है, तो हमारा तरीका क्या होगा, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, इस dx डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन लिखेंगे, तो w इज इक्वल टू, देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट है, तो साथ में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो मैं कहूंगा ये साथ में माइनस आ जाएगा, फोर्स
आपका कितना है kx, फोर्स कितना है kx और डिस्प्लेसमेंट कितना dx। अब मैंने कहा यहां से इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो इनिशियल में मान लेते हैं स्प्रिंग कहां पे थी, x1 पे, और बाद में जो स्प्रिंग है वो कहां पे है, x2 पे है। तो हम कहते हैं कि dw का इंटीग्रेशन तो आपका w हो गया। अब बताओ यहां पे इसका इंटीग्रेशन करोगे x का तो x स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। लोअर लिमिट x1, अपर लिमिट x2। तो देखो यहां पे ये बना है आपके पास वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस का k/2 तो मैं बाहर ले लेता हूं, और ये आ जाएगा x2 रखोगे तो x2 का स्क्वायर माइनस x1 रखोगे तो x1 का स्क्वायर बना। तो ले दे के फाइनल कंक्लूजन आपके पास ये बना, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होता है माइनस k/2 इनटू, अब या तो x2 माइनस x2 वाला याद रख लेते हैं, या इस पैटर्न को ऐसे याद रख लेते हैं, x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर। ये स्प्रिंग फोर्स का बेसिक फॉर्मूला होता है वर्क डन का। ये स्प्रिंग फोर्स के वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला होता है। जब भी आपसे क्या कहा जाए कि बताओ अगर स्प्रिंग है वो इनिशियल में यहां से है और फाइनली यहां है, इनिशियल में यहां पे है और फाइनली यहां पे है, तो बताओ स्प्रिंग फोर्स ने कितना वर्क किया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस k/2 x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को देखो थोड़ा सा क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, या इससे कहें इसके अलग केस बनाते हैं, दो सिचुएशन बनाते हैं इसकी। बेसिक फॉर्मूला बताओ अपने पास क्या है, बेसिक फॉर्मूला है W स्प्रिंग इज इक्वल टू माइनस k/2 इंटू x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर। ये बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब ज्यादातर जगह पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, वहां पर आपकी जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग इनिशियल में देखो क्या रहती है, नेचुरल में रहती है। इनिशियल में स्प्रिंग कहां पे है, नेचुरल में, और स्प्रिंग को एलोंगेट किया यहां से कितना x, तो मैं कहूंगा x इनिशियल 0 हो जाएगा और x फाइनल क्या रख दोगे, x रख दोगे। तो बताओ इस फॉर्मूले के अंदर मैं ये कंडीशन रखूंगा, तो ये कंडीशन रखूंगा तो मैं कहूंगा यहां से देखो ये इनिशियल में था 0 पे, फाइनली x फाइनल इज इक्वल टू x पे आया है, तो x फाइनल x रख दूंगा और x इनिशियल 0 रखूंगा। तो बताओ इस सिचुएशन के अंदर वर्क डन बाय स्प्रिंग आपका क्या बना, ये माइनस का k/2 इंटू x स्क्वायर। तो बहुत सारी जगह देखो ये लिखा होता है माइनस का हाफ kx स्क्वायर। ये तब वैलिड है कब, कि इनिशियल में जब आपकी स्प्रिंग किसमें हो, नेचुरल में हो, इनिशियल में स्प्रिंग किसमें हो, नेचुरल में, और वहां से फाइनली कहां तक जाए, उसमें इलोंगेशन या कंप्रेशन फाइनली कहां तक हो, x तक हो, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा माइनस का k/2। बट कंडीशन क्या है, इनिशियली नेचुरल में होनी चाहिए। स्प्रिंग जब इनिशियल किसमें हो, नेचुरल में, व्हेन इनिशियली spring is in natural situation, natural position, यानी इनिशियल में नेचुरल में हो, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं कहता हूं यहां पे कि कई बार क्या होता है, ऐसी सिचुएशन होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपकी जो स्प्रिंग है ये इनिशियल के अंदर देखो यहां पे और फाइनली नेचुरल में आती है। x इनिशियल है ये आपका, ये क्या होता है, x होता है, और x से फाइनल कितना होता है, 0, यानी स्प्रिंग फाइनली कहां आती है, नेचुरल में। जब स्प्रिंग फाइनली नेचुरल में आए तो बताओ देखो इसमें रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये यहां पर x इनिशियल इज इक्वल टू x रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस सिचुएशन के अंदर वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या बन जाता है आपका, 1/2 kx स्क्वायर बन जाता है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग हमेशा नेगेटिव है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है। देखो जब पहले से इलोंगेटेड है, ठीक है, उधर जा रही है, उधर आपका ब्लॉक जा रहा है, तो फोर्स भी उधर, डिस्प्लेसमेंट भी
उधर, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो फाइनल कंक्लूजन देखो ये है कि बेसिक फॉर्मूला आपका रहता है क्या, कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जब भी लिखना हो माइनस का k/2 इंटू एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। और अगर मान लो इनिशियल में क्या है, नेचुरल में, तो बन जाता है आपका माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर, और फाइनली नेचुरल में है तो बन जाता है प्लस का हाफ के एक्स स्क्वायर। या अगर ये दोनों ना भी ध्यान रहे तो आपको ये बेसिक तो याद हमेशा रखना है। जैसे देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करें तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा आपसे, इस क्वेश्चन के अंदर बोला है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स बताना आपको। देखो ये ब्लॉक है, ये तुम्हें दे रखा है कि इनिशियल में स्प्रिंग किसमें है, नेचुरल लेंथ में है। इनिशियल में स्प्रिंग किसमें है, नेचुरल लेंथ में है। ब्लॉक कनेक्टेड है, ब्लॉक को रिलीज करते हैं, ब्लॉक कहां जाता है, नीचे, क्योंकि ब्लॉक पे क्या लग रहा है, mg। ब्लॉक नीचे जाता है, तो जब ब्लॉक h नीचे चला गया, जब ब्लॉक कितना नीचे चला गया, H नीचे चला गया है, तो उस सिचुएशन के अंदर जब ब्लॉक H नीचे चला गया है, उस सिचुएशन के अंदर वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा। तो मुझे बताओ यहां पे कि अगर मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखता हूं पहला, ये तो मेरे लिए आसान सा है, क्या mg लग रहा है नीचे, नीचे कितना गया है h, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो आ गया आपका mg इंटू h। दूसरा, अगर मुझे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स लिखना है तो या तो देखो मैं बेसिक फॉर्मूला लगा देता हूं, क्या, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस k/2 इंटू एक्स फाइनल। इस नेचुरल से देखो कितना डिस्टेंस नीचे है, फाइनल h, तो मैं बोलूंगा माइनस का k/2 इंटू एक्स फाइनल माइनस इनिशियल एक्स 0, तो ये बना आपका वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस kh स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, kh स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। या फिर मैं कहता कि इनिशियल में नेचुरल में है तो सीधा भी मैं क्या लगा सकता हूं, माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर लगा सकता हूं, जहां एक्स की वैल्यू कितना है, h है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि ए वर्टिकल स्प्रिंग विथ फोर्स कांस्टेंट k इज फिक्स्ड ऑन टेबल। एक वर्टिकल स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट k है और ये टेबल पे फिक्स्ड है, ठीक है। ए बॉल ऑफ मास m एट हाइट h अबव द फ्री अपर हैंड, ए अपर एंड, इसका अपर एंड फ्री है, मतलब सिचुएशन ये है कि ये टेबल हो गई और ये स्प्रिंग है, ऐसे ये है, ये अपर एंड इसका क्या दे रखा है, फ्री दे रखा है, ठीक है। फिर इन्होंने बोला है क्या, फ्री अपर एंड ऑफ स्प्रिंग फॉल्स वर्टिकली ऑन द स्प्रिंग, फॉल्स वर्टिकली ऑन द स्प्रिंग सो दैट स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय डिस्टेंस d। यानी यहां से देखो इन्होंने क्या कहा है, सिचुएशन ये दी है, ये एक बॉल है, इस बॉल को इन्होंने क्या किया कि एक बॉल ऑफ मास m है, h हाइट पे है, यहां से फ्री एंड से, यहां से h हाइट पे, इसको यहां से रिलीज किया। इसको रिलीज करेंगे तो फाइनल में क्या करता है, ये स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय डिस्टेंस d, यानी ये जो बॉल है ये फाइनली क्या करती है, इस स्प्रिंग को d डिस्टेंस से कंप्रेस्ड कर देती है। ये बॉल फाइनल सिचुएशन अगर मैं बनाऊं तो ये सिचुएशन ये है कि ये फाइनल सिचुएशन दे रखी है और ये यहां पे बॉल दे रखी है। इन्होंने कहा ये कंप्रेस कितना करती है, डी कंप्रेस्ड कर देती है। उन्होंने बोला द नेट वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज, इस प्रोसेस में नेट कितना वर्क डन हुआ। तो देखो ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2008 के अंदर कि बताओ टोटल कितना वर्क डन हुआ। तो हम क्या कहेंगे, देखो इसे बॉल के ऊपर, बॉल का मास इन्होंने क्या दे रखा है, m मास दे रखा है, बॉल का मास कितना दे रखा है, m मास दे रखा है। इस बॉल के ऊपर कितने फोर्स लगे, तो मैं कहूंगा बॉल है, ये इसकी इनिशियल सिचुएशन है,
और ये इसकी क्या है, फाइनल। इनिशियल से फाइनल देखूं तो mg तो शुरुआत से लास्ट तक लग रहा है ना, mg तो शुरुआत से लास्ट तक लग ही रहा है, शुरुआत से लास्ट तक लग रहा है। तो वर्क डन बाय, वर्क टोटल लिखूंगा मैं, टोटल वर्क डन लिखूंगा तो मैं लिखूंगा वर्क डन बाय ग्रेविटी, और दूसरा है वर्क डन बाय स्प्रिंग। एक तो क्या लिखूंगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, और दूसरा लिखूंगा वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो मुझे बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखेंगे तो यहां से यहां तक ग्रेविटी तो हर जगह काम कर रही है, तो mg नीचे लग रहा है, और इस mg की प्रेजेंस में नीचे कितना आया टोटल, देखो H प्लस डी, कितना आया है, H प्लस डी नीचे आया है। तो मैंने कहा ग्रेविटी का वर्क डन तो मेरे पास आ गया, mg नीचे लग रहा है और इसकी प्रेजेंस में H प्लस डी नीचे आया है, तो नीचे फोर्स है नीचे डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन बन जाएगा mg इंटू H प्लस डी, किसका, ग्रेविटी का। स्प्रिंग देखो इनिशियल में है नेचुरल में, या तो मेरा लगा देता हूं माइनस का k/2 इंटू एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, और नेचुरल को 0 मान के, या फिर मैं क्या कहूंगा यहां पे क्या कि सीधा सा इनिशियल नेचुरल में दिख ही रहा है तो मैं सीधा ही क्या कर दूं यहां से माइनस का 1/2 k इंटू, देखो स्प्रिंग का वर्क डन तो केवल यहां से यहां तक ही काम कर रहा है, तो मैं बोलूंगा यहां से यहां तक स्प्रिंग का वर्क डन बना कितना, माइनस का हाफ k, अक्स आपका कितना है, d है, तो ये लिखेंगे माइनस का 1/2 इंटू k इंटू डी का स्क्वायर। तो ये बना आपके पास टोटल वर्क डन, और इसको मैच करवाओगे तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ये आपका ऑप्शन मैच हो रहा है, कौन सा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्प्रिंग से ही रिलेटेड है, देखो नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, इसके अंदर देखो बोला गया है कि दो सिमिलर स्प्रिंग है P एंड Q, P और Q दो सिमिलर स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट्स Kp एंड Kq, यानी कि एक का स्प्रिंग कांस्टेंट Kp और दूसरे का Kq है, सच दैट Kp की वैल्यू Kq से ज्यादा दे रखी है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि दे आर स्ट्रेस्ड फर्स्ट बाय द सेम अमाउंट, यानी पहले केस में स्ट्रेचिंग की वैल्यू सेम दे रखी है, एंड दोनों ने बोला है देन बाय द सेम फोर्स, सेकंड में इन्होंने बोला क्या स्ट्रेचिंग फोर्स सेम है। द वर्क डन बाय द स्प्रिंग WP एंड WQ आर रिलेटेड इन केस A एंड केस B, यानी वर्क डन रिलेट करना है, ठीक है। चलो वर्क डन को रिलेट करें, वर्क डन को रिलेट करेंगे तो हमने कहा हमारे पास तो W होता है स्प्रिंग का, इनिशियल में नेचुरल में है तो क्या लिख देंगे माइनस का हाफ kx स्क्वायर। अब ये बताओ पहले केस के अंदर x की वैल्यू सेम है, पहली सिचुएशन के अंदर स्ट्रेचिंग क्या दे रखा है, दोनों में सेम है, और स्ट्रेचिंग की वैल्यू दोनों के अंदर अगर सेम है तो मुझे बताओ अगर x दोनों में सेम है तो x को मैं सेम रखूंगा, तो सेम रखने पर मेरा तो सीधा सा ये बना कि W प्रोपोर्शनल टू K। अब यहां ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात, वर्क के अंदर प्लस माइनस है, ठीक है, कई बार माइनस आ जाता है, तो मान लो तुम्हें से आया कि वर्क एक माइनस में आया एक प्लस में आया, तो प्लस माइनस का मतलब केवल यहां इतना होता है कि एंगल 90 से कम है या 90 से ज्यादा है, बाकी कंपैरिजन में ये यूज में नहीं आता है, कंपैरिजन में सिर्फ आपको इनकी वैल्यूज को ही रिलेट करके देखना है, तो यह माइनस का कोई मीनिंग नहीं है कंपैरिजन के लिए। तो आपका बन जाएगा W प्रोपोर्शनल टू K, जिसका K ज्यादा होगा उसका वर्क डन भी ज्यादा होगा, तो बताओ यहां से K P का ज्यादा है तो इसका मतलब WP जो होगा वो WQ से क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा फर्स्ट सिचुएशन में। उसके बाद सिचुएशन 2 की बात करते हैं, B में। B में इन्होंने बोला स्प्रिंग फोर्स सेम है, यानी कि F की वैल्यू सेम है। अब मुझे बताओ अगर F सेम है तो मुझे F बनाना पड़ेगा, स्प्रिंग फोर्स हम क्या लिखते हैं, F इज इक्वल टू माइनस KX या वैल्यू वाइज KX। तो मैंने कहा यहां से x को हटा के मैं क्या कर दूं, F में जाऊं, तो मेरा x बन जाएगा F अपॉन K। तो बताओ वर्क डन की वैल्यू वाइज आ रहा हूं मैं, अगर मैं तो मैं बोलूंगा W बनेगा आपका 1/2 इंटू K इंटू एक्स स्क्वायर, क्या बना है, ये बना है F स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर। तो यहां से W आपके पास देखो एक कैसे एक कैंसिल आउट हो गया, ये बना हमारा F स्क्वायर अपॉन 2K।
आप बताओ इसको अगर रिलेट करोगे तो यहां से स्ट्रेचिंग सेम दे रखी है इस बार, यानी ये F क्या है, सेम है। F सेम है तो W प्रोपोर्शनल टू 1/k हो गया, W प्रोपोर्शनल टू 1/k हो गया। मतलब अगर K ज्यादा होगा तो W क्या होगा, कम होगा। तो बताओ K ज्यादा W कम, तो यहां पे KP ज्यादा है KQ से, तो इस बार उल्टा हो जाएगा, जिसका K कम होगा वहां W क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो WQ ग्रेटर देन WP बन जाएगा। तो इस बार सिचुएशन हमारे पास ये आ जाएगी। इसके बाद देखो फ्रिक्शन फोर्स से रिलेटेड देखो कुछ पॉइंट्स है जो अपने को ध्यान रखने हैं। अब देखो किसी ऑब्जेक्ट पे जो फ्रिक्शन है या तो स्टैटिक होता है या क्या होता है, काइनेटिक। तो अगर मैं ऐसे कहूं कि अगर आपसे कोई कहे बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा, तो मैं बताओ ये बताओ, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये रखा हुआ है, अगर मैं इसको ऐसे करता हूं इंक्लाइंड को, बताओ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा नहीं लग रहा, लग रहा है, लेकिन इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन कितना है, जीरो। अब देखो इसी सिचुएशन को मैं ऐसे कहूं, मैं इसको आगे ले जाऊं, बताओ इसको आगे कौन सा फोर्स ले जा रहा है, इस वाले पेन को, इसको ले जा रहा है फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन आगे, स्टैटिक फ्रिक्शन आगे, और कौन सा फ्रिक्शन ले जा रहा है, स्टैटिक, तो स्टैटिक फ्रिक्शन आगे, डिस्प्लेसमेंट आगे, तो इसका वर्क डन कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। और ये फ्रेम डिपेंडेंट है, तो मैं किसी एक के लिए आगे जा रहा होगा तो हो सकता है किसी के लिए पीछे जा रहा हो कोई और ऑब्जर्वर हो, ठीक है, किसी चलते हुए ऑब्जर्वर के लिए। तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का जो इंडिविजुअल वर्क डन है, स्टैटिक फ्रिक्शन का इंडिविजुअल जो वर्क डन है वो हम कह सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। वैसे ही इंडिविजुअल के लिए काइनेटिक का भी हम क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो बोला जा सकता है। कि जैसे अगर मैं कहूं कि ये कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, इस पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है, देखो स्लाइड कर रहा है, आगे चल रहा है, आगे फ्रिक्शन किधर लग रहा है, पीछे, फ्रिक्शन किधर लग रहा है, पीछे। बट किसी के रिलेटिव में अगर कोई है इससे भी तेज जा रहा है, इससे तेज आगे जा रहा है, तो हो सकता है इसके रिलेटिव में उसको ये पीछे जाता हुआ दिखाई दे, तो हो सकता है काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन कैसा आ जाए, पॉजिटिव। तो देखो जब इंडिविजुअली बात होती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, इनके वर्क डन जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। लेकिन एक पूरे सिस्टम के लिए बात करें, यानी इसके पूरे पेयर के लिए बात करें, एक्शन और रिएक्शन पेयर के लिए, तो जब भी एक्शन रिएक्शन पेयर का कंबाइंडली बात होगी तो हम कहेंगे कि वर्क डन बाय एक्शन रिएक्शन पेयर for static friction, normal reaction and tension force is zero। कि किसी सिस्टम के अंदर एक्शन रिएक्शन पूरे पेयर के लिए, एक्शन रिएक्शन पूरे पेयर के लिए जब बात होगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वर्क डन आएगा वो हमेशा कितना आएगा, जीरो आएगा। लेकिन ध्यान रखना वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन पूरे पेयर के लिए बात कर रहे हैं, इज ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा, इज ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसलिए बोलते हैं कि इट इज डिसिपेटिव फोर्स, मतलब ये क्या करता है, एनर्जी को लूज करता है, हीट रिलीज करता है, हीट लॉस करता है। तो सिस्टम के लिए जब एक्शन रिएक्शन पूरे पेयर की बात करोगे तो स्टैटिक के लिए तो एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए वर्क डन कितना आएगा, जीरो। लेकिन काइनेटिक के लिए हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर कंबाइनली सिस्टम के लिए बात होगी तो वर्क डन कितना मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। और इंडिविजुअली बात करो तो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। जैसे देखो इसको एक क्वेश्चन से रिलेट करते हैं। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या कहा है कि ये एक ब्लॉक है और ये एक प्लैंक आपका, ठीक है, रफ प्लैंक है। इन्होंने बोला है ए ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन ए रफ प्लैंक विच मूव्स विथ ए हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन a if plank was at rest at equal to 0 and block does not slide relative to plank, find the work done by friction on a block b plank सिस्टम पे बताना है फ्रिक्शन का वर्क डन। पहली बात तो देखो प्लैंक अगर स्लाइड नहीं कर रही है, ब्लॉक अगर स्लाइड नहीं कर रहा है तो इसके साथ साथ चल रहा है, साथ साथ चल रहा है, तो बताओ कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो मैंने कहा अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो मैं बोलूंगा ये जो ब्लॉक है
इस ब्लॉक को आगे लेके ही कौन जा रहा है, बेसिकली ये स्टैटिक फ्रिक्शन ले जा रहा है। बताओ इसका एक्सेलरेशन तुम्हें ए दे रखा है, तो मैं क्या कह सकता हूं, इस ब्लॉक पे आगे की ओर लगने वाला जो फोर्स है वही तो क्या है, बेसिकली किससे मिल रहा है, इसको स्टैटिक फ्रिक्शन से मिल रहा है। आगे की ओर चलने के लिए जो फोर्स है वो किससे मिल रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो मैं कहूंगा अगर ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी ए है तो मैं लिख सकता हूं एफ एस इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये मेरे पास स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। अब मैं कहूंगा टी टाइम में कितना आगे जाएगा, तो बताओ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो क्या लगा देते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दोगे। बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितना, 0, तो एस हो जाएगा आपका टी टाइम के लिए ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये एस हो गया। अब बताओ वर्क डन लिखता हूं मैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। पहला क्या लिखता हूं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखूं अगर मैं, तो मैं लिखूंगा देखो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए ब्लॉक। तो ब्लॉक पे देखो फ्रिक्शन आगे हमने कहा फ्रिक्शन कितना लग रहा है एम ए, और टी टाइम में आगे की ओर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ए टी स्क्वायर बाई 2, ए टी स्क्वायर बाय 2। तो हमने कहा यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास मिला यहां से कितना, ये मिला आपको एम ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये मिला। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं, इन्होंने दूसरा क्या बोला है, प्लैंक पे फ्रिक्शन का वर्क डन। अब मुझे बताओ ये जो प्लैंक है, इस प्लैंक पे ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा, तो मैं कहूंगा एक्शन रिएक्शन का पार्ट है, उतना ही फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन इस पे किधर लग रहा होगा, पीछे। और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, आगे। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, आगे की ओर, और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है। तो मैं कहूंगा देखो फोर्स उधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो यही वर्क डन आ जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन जो प्लैंक है। ये आपके पास देखो ये का यही आ जाएगा, बस किस में हो जाएगा, नेगेटिव में, क्योंकि एफ भी सेम, डिस्प्लेसमेंट भी सेम, बस डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो ये आ जाएगा माइनस का एम ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2, माइनस का एम ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा यहां से। और W टोटल सिस्टम पे बात करें इस स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन, तो बताओ टोटल कितना दिखाई दे रहा है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 0 आ जाएगा। तो अगर इंडिविजुअली बात करें तो स्टैटिक और काइनेटिक का वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन अगर सिस्टम पे बात करें तो सिस्टम पे हम कहेंगे स्टैटिक का वर्क डन 0 बनेगा, और आपके काइनेटिक का वर्क डन हमेशा क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा।